फॉरेन एक्सचेंज हमारा क्या होता है? हमारी करेंसी के बदले दूसरे ममालिक की करेंसी, इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यूएस, लेट्स सपोज हम यूएस में, उनके लिए पीकेआर क्या है? उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज है। इसी तरह हम पाकिस्तान में, तो पीकेआर हमारी लोकल करेंसी है, उसको हम पीकेआर शायद कहीं भी नहीं, उसको हम रुपीज़ कहते हैं। पाकिस्तान में रहते हो हम पीकेआर थोड़ी बोलेंगे, रुपीज़ कहेंगे। और यूएस वाले अपनी कंट्री के अंदर सिर्फ डॉलर कहेंगे। वो यूएसडी का नाम दे ना दे, यूएसडी लिख दे तो भी सही है, और ना लिखे तो अपनी कंट्री में रहते हुए तो डॉलर जिसको कह रहे हैं वो ऑब्वियस वाला है। इस तरीके से हम पाकिस्तान में रहते हो अगर रुपीज़ बोल रहे हैं तो हमारा मतलब ये नहीं है कि हम कोई इंडियन रुपीज़ की बात कर रहे हैं, आईएनआर की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, हम अपने कंट्री के रुपये की बात करूँगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं पूरा लिखता हूँ। सो यूएसडी टू पीकेआर, अगर यूएस में आप रहते हो तो आप देखोगे कि कितने यूएस डॉलर्स के बदले कितने पीकेआर मिलते हैं। ठीक है, अब उसी मिसाल को लेकर चलो। आप अगर यूएस अगर पाकिस्तान से किसी किस्म का माल ख़रीदता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे, तो यूएस उस माल के लिए अगर $2 दे रहा है, ठीक है, और वो माल उसके बदले यूएस के पास आ रहा है, क्योंकि यूएस जो माल ख़रीद रहा है वो मिसाल के तौर पे 500 रुपये का है। कितने का है? 500 रुपये का माल है वो, और यूएस उसके $2 दे रहा है और माल ख़रीद रहा है, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है वो पर यूएस डॉलर 250 रुपीज़ है। ठीक है, यूएसडी 1 है तो पीकेआर कितना है? 250 है। ये एक्सचेंज रेट है, क्लियर है? तो इस एक्सचेंज रेट के होते हुए ट्रांजैक्शन ऐसे होगी कि 500 रुपये वाले माल के लिए यूएस को $2 देने पड़ेंगे, मतलब $2 अपने कन्वर्ट होंगे 500 में। ये बात, ये बिल्कुल बेसिक बात है, शुड बी क्लियर ना। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सोचो, पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस को माल, ठीक है, और पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो दुनिया भर के लिए चीपर हो। तो अगर रेट ये हो जाता है $1 के बदले 300 रुपये, तो यूएस को 500 वाला माल ख़रीदने के लिए अब $2 नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि $1.67 के अंदर ही आ जाएगा वो 500 रुपये वाला माल, क्योंकि $1 300 के बराबर है, $1.5 450 के बराबर है, और $1.67 जो है 500 के बराबर है। तो 1.67, जब 1.67 का पड़ेगा यूएस वालों को हमारा पाकिस्तान का माल, अब हम पाकिस्तानी होकर सोच रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है वो दुनिया भर को $1.67 की पड़ रही है अगर, तो कहेंगे यहाँ से तो चीपर मिल रहा है, $2 से भी सस्ता, दे विल परचेज मोर। तो वीक एक्सचेंज रेट होने, यहाँ पर किसका एक्सचेंज रेट वीक हो रहा है? पाकिस्तान का, कि पहले $1 के बदले 250 मिलते थे रुपीस, अब $1 के बदले 300 रुपीस मिल रहे हैं, रुपी इज डेप्रिशिएटिंग। तो इस डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिल गया पाकिस्तान को, ठीक है, लेकिन क्योंकि वीकर करेंसी है, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों को जब इंपोर्ट कराने के लिए कोई मिसाल के तौर पे $2 की चीज़ इंपोर्ट कराने के लिए पहले पाकिस्तानियों को 500 रुपये देने पड़ते थे, अब $2 की चीज़ इंपोर्ट कराने के लिए पाकिस्तानियों को $600 देने पड़ेंगे। ठीक है, इस एक्सचेंज रेट को अगर हम सोचें तो इसके तहत 500 रुपये देने पड़ेंगे $2 की चीज़ लाने के लिए पाकिस्तानियों को, लेकिन दूसरे स्टेज पे, इस स्टेज पे देखें तो $2 की चीज़ लाने के लिए पाकिस्तान को 600 रुपये देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी वीक हो गई है। ये रफली इस बात को क्योंकि आप समझ गए होगे, तो मैं अब आगे बढ़ूंगा एक्सचेंज रेट्स के केस में, कि गवर्नमेंट अगर एक्सचेंज रेट को मैनेज ना करे, फ्री फ्लोट होने दे, जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट फ्री फ्लोट होने दे ना एक्सचेंज रेट को, तो उससे क्या होगा कि आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड करेगी आपकी मार्केट फोर्सेस, सही है। उसकी वजह है कि फॉर एग्जांपल कोई दूसरे मुल्क का बायर
जो आपसे माल खरीदना चाहता है, वो आपसे माल खरीदने के लिए पहले वो एक्सचेंज रेट देखेगा कि जिस करेंसी में आपसे माल खरीदना है उस बायर की करेंसी के बदले आपके मुल्क की कितनी करेंसी आ जाती है, तब जाकर आपका माल खरीद पाएगा, राइट। तो अगर आपका माल लिस्टेड है ₹600 का, 500 वाली मिसाल लेता हूं, मिसाल चेंज नहीं करता, ₹500 का माल लिस्टेड है, तो वो माल खरीदेगा। आप तो 500 का बेच रहे हो, चाहे लोकल बंदा खरीदे, इंटरनेशनली आके को खरीदे, ठीक है। आपकी तरफ से माल जो है वो 500 रुपये का उठेगा आपके वेयर हाउस से या आपकी जो भी शॉप है वहाँ से। अब जो बायर है, लोकल बायर है, वो तो 500 रुपये दे देगा, लेकिन जो फॉरेन बायर है और वो माल मंगवा रहा है तो उसको डॉलर्स में, अगर वो यूजुअली इंटरनेशनल करेंसी है ना डॉलर, तो डॉलर की ही बात करता है, वो डॉलर में पे आउट करेगा, ठीक है। तो वो एक्सचेंज रेट की तरफ नजर मारता है, उसको पता चलता है कि एक $1 के बदले PKR कितने मिल रहे हैं। तो देख रहा है एक $1 के बदले 250 PKR मिल रहे हैं, तो 500 का माल खरीदने के लिए उसको $2 लग जाएंगे, ठीक है, तब जाके ट्रांजैक्शन क्लोज होगी, सही है ना, तब जाके डील डन होगी। अब आपके मुल्क, अब पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर ये चाहे कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाएं, सही, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो सकता है कि मिनिमम प्राइस सेट करे, ठीक है। नहीं, मिनिमम जो है ना, $1 लेना है ना, $1 चाहिए ना, तो उसके लिए 280 रुपये होने चाहिए। गवर्नमेंट मार्केट में ये प्राइस सेट करती है कि अगर कोई डॉलर खरीदना चाहता है तो उसको कम से कम 280 का मिलेगा, या चलो 300 का मिलेगा, आसान कैलकुलेशन, मतलब 300 पे डॉलर ट्रेड होगा कम से कम। तो डॉलर की मिनिमम प्राइस सेट की है, फ्लोर लगाया डॉलर के ऊपर कि मिनिमम प्राइस इतने का तो होगा, इक्विलिब्रियम हालांकि कितने पे, इतने पे। गवर्नमेंट इंटरवीन कर गई, कहा नहीं कम से कम 300 का मिलना है डॉलर, तो 300 पे ट्रेड होगा डॉलर। तो गवर्नमेंट ने क्योंकि इन्वॉल्व हो गई, तो जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था उससे ऊपर प्राइस सेट किया। अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना, इस ग्राफ को बताने के लिए मैं ज़रा यहीं से बोरो करता हूँ। यहाँ वैसे 295 लिखा है, लेकिन आप 300 समझो, ये 300 समझो आप, सही ना, कि 300 पे लिमिट किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि हमारी मिसाल के अंदर आसानी हो जाएगी 300 लेने की, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, नहीं, ऑल्दो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर है और ये यहाँ पर 290 के करीब है, उसको भी छोड़ दो, जब इस मिसाल पे आएंगे तब देखेंगे। मुझे एक्चुअली चाहिए कि मैं सिर्फ इतना हिस्सा लूँ तस्वीर का। ठीक है, अब लेट सपोज इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका वो तो यहाँ पर है 250 रुपीज़ में जितने भी डॉलर्स, जैसे $2, ठीक है, पर गवर्नमेंट कह रही है नहीं, कम से कम 300 मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ने सेट की, नहीं 300 तो कम से कम इक्विलिब्रियम के ऊपर सेट की। ठीक है, महंगा कर दिया रुपये को, एक्चुअली डॉलर के बदले ज्यादा रुपये कर दिए, सॉरी करेंसी वीक कर दी, पीकेआर वीक कर दिया। वो पीकेआर वीक करने की वजह से 300 में अब गवर्नमेंट कह रही है कि $2 जो है ना उसके बदले 300 रुपये मिल जाएंगे। तो $2 के बदले अगर 300 रुपये मिल रहे हैं ना, तो ऐसे इंसान को, वो ऐसे बंदे को जिसको $2 के बदले 300 मिल रहे हैं, उसको अगर 500 की चीज़ खरीदनी हो तो वो $1.67 में ही खरीद सकता है, क्योंकि $1.67 के ही को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आंसर आएगा। अब उसको $2 नहीं लगाने पड़े, बल्कि $1.67 पे ही काम पूरा हो रहा है उसका। क्लियर है? ये जो गवर्नमेंट एंटर हुई ना मार्केट के अंदर, गवर्नमेंट ने मैनेज कर दिया एक्सचेंज रेट को। क्यों किया? पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट ये नहीं करती, सही है। ये उमूमन वो गवर्नमेंट्स करती है जिनकी करेंसी स्ट्रांग हो रही हो लेकिन वो स्ट्रांग करना ना चाह रहे हो, जैसे कि चाइना की करेंसी स्ट्रांग हो रही होती है। क्यों? क्योंकि चाइना की करेंसी की डिमांड बहुत ज्यादा है, सही ना। चाइना की करेंसी का शायद ये साइन है, ठीक है, लेट्स जस्ट सी।
साइन क्या है, हाँ यही है, ठीक है, y के नीचे 2 डैश। तो चाइनीज युआन बोलो, या वहाँ पर चाइना में रहते हो उसको RMB बोलो, रेमिम्बी कहलाती है। शुड जस्ट मेक अ y एंड 2 डैशेस, ठीक है। तो ये चाइनीज युआन के केस में ऐसा होता है कि उसकी डिमांड, उस युआन की डिमांड जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। क्यों इतनी ज़्यादा है? क्योंकि लोग चाइना से दुनिया भर परचेसिंग बहुत करती है, उनको चाइना से परचेस करने के लिए चाइनीज करेंसी में पे करना होगा। तो हर कोई अपनी करेंसी को दे के चाइनीज करेंसी लेके एक तरह से खरीदना चाहेगा चाइना से चीज़ें, राइट। और चाइना की पूरी दुनिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो चाइनीज करेंसी की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस मुल्क की चीज़ों की बहुत डिमांड है वो चीज़ें खरीदने के लिए आपको उस मुल्क की करेंसी चाहिए, तो चाइना की करेंसी की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए तो फिर उस चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं। जब डिमांड हो जाए ना ज़्यादा, तो सब ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि कोई चीज़ मिले उनको, तो उसके प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। अब जब प्राइसेस बढ़ने लगेंगे ना, तो चाइना की करेंसी स्ट्रांग होने लगेगी युआन, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी सप्लाई बढ़ा देगी और नोटें छापेगी और नोटें छापेगी, ताकि करेंसी स्ट्रांग ना हो, वीक होती रहे। क्योंकि उन्होंने मैक्स प्राइस एक सेट किए होंगे कि मैक्सिमम हमारा युआन जो है ना इतना ऊपर जाना चाहिए, उससे ऊपर ना जाए, क्योंकि ज़्यादा ऊपर चला गया तो चाइना की चीज़ें जो हैं वो दुनिया भर के लिए एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाएंगी, और फिर दुनिया भर जो है चाइना से खरीदने की जगह दूसरे ममालिक से खरीदने की तरफ डाइवर्ट ना हो जाएं। समझ आ रही है? तो चाइना जैसी मुल्क जो है वो मैक्सिमम प्राइस सेट कर सकता है। क्या मैक्स हमारी जो करेंसी है ना वो मिनिमम प्राइस सेट कर सकता है। डिपेंड करता है एक्स एक्सिस पर कौन सी करेंसी रख रहे हो, वाई एक्सिस पर कौन सी करेंसी रख रहे हो। थ्योरेटिकली समझ लो बस इस बात को, क्योंकि ए लेवल्स के अंदर जाके इसको और ज़्यादा प्रैक्टिकली आप समझोगे, या फॉरेन एक्सचेंज के टॉपिक में जाके भी समझ में आएगी थोड़ी बात, लेकिन इस स्टेज पर रह के थ्योरेटिकली भी समझ लो, वो भी बहुत है कि चाइना चाहेगा कि कम से कम हमारी करेंसी इतनी वीक तो रहे, सही ना, कम से कम इतनी वीक रहे, या डॉलर के बदले कम से कम इतने युआन तो मिले। अभी डॉलर टू युआन अगर मैं एक्सचेंज रेट निकालूं कितना है, तो 7.19 युआन, तो कम से कम 7.19 युआन तो आए चाइना चाहेगा उसके बदले, डॉलर के बदले। अब हो सकता है एक्विलिब्रियम पॉइंट जो है इनका वो यहां पर बन रहा हो, सही ना, कि एक यूएसडी के बदले 5 युआन्स, 6 युआन्स कर लो चलो, लेकिन चाइना का नहीं, कम से कम 7 युआन्स, कम से कम 7 युआन्स के ऊपर सेट करे, मिनिमम प्राइस सेट कर दे। व्हाई वुड इट डू दैट? ताकि जो चीज 60 युआन्स की है वो वैसे तो बननी चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट वाइज $6 की, लेकिन चाइना चाह रहा है नहीं यार, 60 युआन की कोई चीज़ है ना, बल्कि 60 के अलावा कोई नंबर लेता हूँ, 6 7 42, जो 42 युआन की जो चीज़ है ना, या RMB लिख सकता हूँ इसकी जगह, 42 RMB की जो चीज़ है वो वैसे तो $6 की $7 की बनती है, ठीक है, $7 में 42 युआन की चीज़। ये कौन से एक्सचेंज रेट पे बनेगी? जब एक युआन आपका 6 युआन $1 के बराबर हो, ठीक है, 6 युआन आपके $1 के बराबर हो, तो $60 में 42 युआन की चीज़ आएगी। चाइना चाहता है नहीं, हम और सस्ती चाह रहे हैं, दुनिया भर को और सस्ती मिले हमारी ये चीज़, ताकि क्योंकि $60 में तो की जगह $6.5 में तो वो किसी और मुल्क से, जापान से खरीद सकते हैं ये चीज़, $6.5 की मिलेगी लेट सपोज। और ओवरऑल एक चीज़ की बात नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी, एक एक चीज़ के प्राइस आप नीचे करोगे देर हो जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज, वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप एक एक चीज़ के प्राइस गिराओगे कम्पीट करने के लिए तो मसला है, बहुत देर लगेगी। आप ओवरऑल अपनी करेंसी को अगर डेप्रिशिएट करते हो तो क्या होगा? तो ये होगा कि $6 में ही 42 युआन आ जाएंगे, क्योंकि $1 में 7 युआन अगर आ रहा है, अगर एक्सचेंज रेट इससे चेंज होके ये हो जाए
कि $1 में 7 युआन्स आ रहे हो तो $6 में 42 युआन्स आ जाएंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी चीज $6 की अगर हुई तो लोग आपकी तरफ, हाँ जापान से भी नहीं खरीदा, वो भी यहाँ पर डाइवर्ट हो गए चाइना से खरीदने के लिए। इसलिए चाइना ने मिनिमम प्राइस रेट सेट किया, लेट्स सपोज 7 युआन्स, कि यार कम से कम हमारा युआन जो है ना वो इतना तो होना चाहिए, या आरएमबी इसको कह दो, इस करेंसी को आरएमबी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, चाइनीज़ आरएमबी कहलाती है, रेमिनबी, इसकी स्पेलिंग REMINBI करके कुछ है, ठीक है। तो मिनिमम प्राइस जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जब सेट करती है कोई गवर्नमेंट, तो वो इसलिए करती है कोई ना कोई कैप लगा, कैप कोई फ्लोर, मिनिमम प्राइस को फ्लोर कहते हैं, कैप नहीं कहते, सॉरी, किसी किस्म का फ्लोर लगाते, तो इसलिए लगाते कि उसकी करेंसी डेप्रिशिएट कम से कम इतनी वीक हो, और मजीद उसके बाद और वीक हो तो ज़बरदस्त, और ज़्यादा दुनिया भर के लिए हमारी चीज़ें सस्ती होंगी, क्लियर हो रही, तो और डिमांड बढ़ेगी हमारी चीज़ों की। तो इस बात को सुन के जब आप ये रीड करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि एक करेंसी, एक कंट्री ऐसी है जो कि इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि उस कंट्री के अंदर ऑयल नहीं मौजूद, और उस कंट्री को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए ऑयल चाहिए होता है, गाड़ियों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑयल चाहिए, वो ऑयल ही कन्वर्ट होता है ना पेट्रोल में, क्रूड ऑयल होता है, फिर क्रूड ऑयल से बहुत कुछ निकलता है। जब मैं ऑयल बोलूँ तो ये मत समझना कि इंजन में जो ऑयल डलता है उसकी बात हो रही है, वो एक्चुअली क्रूड ऑयल की बात हो रही है कि क्रूड ऑयल रिफाइन होकर पेट्रोल बनता है, जेट फ्यूल निकलती है उसमें से, और उसकी कुछ बिल्कुल निचली फॉर्म जो है ना वो ग्रीस और टार होता है जो रोडों पे डलता है। ये बहुत सारी बाय प्रोडक्ट्स होती है पेट्रोल, वो क्रूड ऑयल से जो निकलती है, तो पेट्रोल क्रूड ऑयल से निकलता है। तो हम ऑयल की बात कर रहे हैं कि एक कंट्री जो ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और अगर ऑयल उस कंट्री का महंगा, और वो ऑयल इंपोर्ट करती है जैसे पाकिस्तान, और अगर ऑयल महंगा हो गया तो पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगा, पूरी इकोनॉमी के अंदर तमाम चीज़ों के प्राइसेस बहुत बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर ऑयल सबसे मेन ड्राइविंग फैक्टर है, जो कि पावर जो एनर्जी आपका सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फैक्टर होता है। बिजली बहुत महंगी बनती है क्योंकि हमारे जो ऑयल है वो इंपोर्ट होता है, और ऑयल से बिजली बनती है पाकिस्तान में मोस्टली, ठीक है। पाकिस्तान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इतनी नहीं है, विंड पावर भी ऐसा नहीं है इतनी, डैम्स कम है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी नहीं है इतनी। तो मेनली किससे बिजली बन रही है? ऑयल से, और ऑयल इंपोर्ट हो रहा है। अब अगर गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को वीक किया तो ये तो बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है कि अगर इक्विलिब्रियम ऐसा है कि $1 के बदले 250 रुपये मिल रहा है, और गवर्नमेंट कहे नहीं हम मिनिमम प्राइस सेट करते हैं 300 रुपये का डॉलर, ऐसे मैनेज करते हैं ताकि डॉलर की डिमांड कम हो जाए। भाई ये तो सही है आपकी बात, लेकिन फिर आपकी इंपोर्ट्स कितनी महंगी हो जाएंगी। कल तक 250 का $1 था, तो जो $100 का अगर ऑयल आपके पास क्रूड ऑयल आ रहा है तो वो 2,500 रुपये का पड़ रहा था, लेट्स सपोज 25,000 रुपये का पड़ रहा था, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि $1 जो है 300 का, $1 300 का मतलब है $100 की चीज़ लेने के लिए अब आपको 30,000 रुपये निकालने पड़ेंगे, 5,000 बढ़ गए, और इकोनॉमी इस पोजीशन में है ही नहीं कि ये चीज़ महंगी हो। आप इंपोर्ट्स आपकी महंगी होंगी तो पूरी इकोनॉमी, तो इंपोर्ट आपकी महंगी हो गई। और अगर $1 मिलियन का ऑयल मिसाल के तौर पे इंपोर्ट कर रहे थे तो कल तक जो है वो 250 मिलियन रुपीस जाते उसमें, लेकिन अब आपने क्योंकि एक्सचेंज रेट को मैनेज किया और मिनिमम प्राइस सेट किया कि आपने अपनी करेंसी को वीक कर दिया। और वीक करने से क्या आप क्यों कर रहे हो? तो आपके मुल्क से बोला जा रहा है कि हम इसलिए वीक करेंगे एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़े। भाई हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ने के लिए बिजली चाहिए, और बिजली अगर एक्सपेंसिव हो गए तो फैक्ट्रीज ही नहीं खुलेंगी, एक्सपोर्ट क्या करोगे? इस करेंसी, इस कंट्री के अंदर जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है हाईली, ठीक है। तो वो अगर $1 मिलियन की चीज़ कल तक 250 मिलियन रुपीस में आ रही थी, अब वो 250 मिलियन रुपीस का मतलब 25 करोड़, अब वही चीज़ आपकी 30 करोड़ में आ रही है, 300 मिलियन में रुपीस में, ठीक है। और ये एक्सपेंसिव हो जाने की वजह से आपकी जो लोकल फैक्ट्रीज वगैरह वो कहेंगी कि यार अब तो जब ऑयल महंगा हो गया तो बिजली महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, लोकल फैक्ट्रीज कहेंगे तो हम तो चीप प्राइस पे प्रोडक्ट ही नहीं बना सकते। तो आपकी हर फैक्ट्री जो है अपनी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाएगी। तो गोया आपने अपनी करेंसी को वीक तो कर दिया, लेकिन हर फैक्ट्री ने अपने प्राइसेस इतने बढ़ा दिए, तो बात तो वही हो गई, समझ रही? तो ऐसी कंट्रीज के अंदर ये वाली पॉलिसी शायद नहीं चले कि आपने जो है ना मिनिमम प्राइस सेट किया, बल्कि वो ऐसी कंट्रीज इंपोर्ट्स को चीप करना चाहेंगी। तो वो कंट्रीज जो इंपोर्ट्स पे इस तरह की डिपेंडेंट हो कि बाकी तमाम इकॉनमी उस इंपोर्ट के बगैर ना चल सकती हो, और वही इंपोर्ट्स अगर आपने एक्सपेंसिव कर दी तो फिर आपकी पूरी इकोनॉमी जो है एक्सपेंसिव हो जाएगी बहुत ज़्यादा।
और इकोनॉमी से जो भी प्रोड्यूस होगा वो भी एक्सपेंसिव ही होगा। अब वो आपकी करेंसी वीक होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में आपकी प्राइसेस कम लगी, लेकिन फिर हर फैक्ट्री ने अपनी प्रोडक्शन की, हर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी, तो बात तो वही हो गई, सही है। तो वो कंट्री क्या करती है, उमूमन ऐसी कंट्रीज शायद ये कर दे कि भले गवर्नमेंट की जेब से लग जाए, वो फिर बाद में बात फॉरेन एक्सचेंज में बताऊंगा, लेकिन वो शायद कहें कि नहीं यार मैक्सिमम हम जो है ना अपने डॉलर को मैक्सिमम इतना कर सकते हैं। हालांकि इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ हो गया, उसूलन डॉलर चला जाना चाहिए 300 पे, लेकिन नहीं हम मैक्सिमम 250 पे बेच सकते हैं, हम 250 का करेंगे पर डॉलर 250 रुपये, ताकि वो चीज़ जो कि 30 करोड़ की आने वाली थी ना वो 25 करोड़ में आ जाए। अच्छा ये अब ये 30 करोड़ में जेन्युइनली तो 30 ही करोड़ जाने उसके, लेकिन आवाम को 25 करोड़ की पड़े, ये कैसे पॉसिबल है? फिर गवर्नमेंट की जेब से जा रहा होता है वो इजाफी 5 करोड़ किसी न किसी सूरत में, या लोन्स लेके उसको ना सेट ऑफ कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ये फिर ये लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, ये अभी थोड़ा सा फाउंडेशन डलना ज़रूरी था, ठीक है, फिर बाद में जाके क्लियर होगा, क्योंकि अभी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह के टॉपिक्स आगे आने हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर हैं। बहरहाल तो ये मेनली तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है कि फॉरेन एक्सचेंज आपके जो इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मतलब इंटरनेशनल करेंसी से आपके करेंसी की जो ट्रेड है वो जिस रेट पे होती है एक्सचेंज रेट कहलाता है, या फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है, या उसको फॉरेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके फॉरेक्स को लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मैक्सिमम प्राइस सेट करने वाली भी हो सकती है और मिनिमम करने वाली भी सेट हो सकती है, ठीक है। और आज ये सवाल नहीं होना चाहिए कि ये मैक्सिमम जब उज़ैर भाई बोलते तो नीचे हाथ रखते और मिनिमम बोलते तो ऊपर रखते हैं, ऐसा क्यों है? वो आपकी कल की क्लास के ऊपर पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, ये 2 पैराग्राफ्स आप पढ़ लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा क्या बात हो रही है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सोशल सरप्लस की तरफ या मार्केट सरप्लस। ये जिस तरह डेड वेट लॉस एक मतलब ग्राफ के अंदर रहते हुए एक पोजीशन थी ना कि मार्केट को इक्विलिब्रियम से हटा दो तो किसी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी में कमी आ जाती है। क्या आपने ज़बरदस्ती अगर प्राइसेस कम कर दिए ना, कहा मैक्सिमम इतने ही प्राइसेस सेट होंगे, इससे ऊपर का आप आटा नहीं बेच सकते, तो बहुत सारे सप्लायर भाग जाएंगे, तो कल तक जितने की ट्रेड हो रही थी ना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वो ट्रेड लूज आउट हो गई, दैट्स डेड वेट लॉस, ठीक है ना। एक और उसी नौयत का लेकिन उससे मुख्तलिफ है, मतलब ग्राफ के अंदर रहते हुए जब आप पोजीशन को छेड़ते हो तो मार्केट के वेलफेयर में क्या नुकसान होता है। तो एक तो डेड वेट लॉस की सूरत में होता है कि मार्केट जितनी ट्रेड कर रही थी पहले उससे कम ट्रेड कर रही है या उससे ज़्यादा भी ट्रेड कर सकती है। ये 2 पैराग्राफ्स आप पढ़ लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा क्या बात हो रही है इसमें, ठीक है।